हेलो एवरीवन। तो जैसा कि सबको पता है, हमारे रेस्पेक्टेड होम मिनिस्टर जी ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके नए लॉज लाने के लिए लोकसभा में बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो एक हफ्ते से हम इंटरनेट पे देख रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग तो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, चलो अच्छा है, लॉ बदलेगा, हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ चेंज आएगा। और कुछ तरफ से क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि क्या जरूरत है लॉज को बदलने की, जो अभी हमारे लॉज है वो ही ठीक है, वैसा ही रहने दो। तो आज के इस वीडियो में हम माननीय गृह मंत्री जी की स्पीच का पॉइंट वाइज एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप अपने व्यूज हमें कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, लॉ बदला जाना चाहिए या फिर जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन्हीं से काम चलाया जा सकता है। ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये तीन विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। तो आईपीसी के आगे सन लगता है 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट के आगे सन लगता है 1872 और सीआरपीसी के आगे सन लगता है 1898। फिर 1973 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे और हमारा देश आजाद हुआ है 1947 में। मतलब क्लियर सी बात है कि ये जो तीनों लॉज बने गए हैं वो हमारी आजादी से पहले बने गए हैं, और लॉज तो वही बनाएगा जो रूल करेगा। तो ये भी क्लियर होता है कि ये सारे लॉज हमारे लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए। और जैसा कि इसका नाम है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, तो ये दंड देने के लिए बनाई गई थी क्योंकि भारत उस वक्त गुलाम था और ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्पस ये था कि इनको हर छोटी छोटी बात के लिए हम पनिश करें, इनको क्रिमिनल बना के जेल में डाल दें, इसलिए भारतीय दंड संहिता बनाई गई। और अब जो लॉ आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो जैसा कि ये टाइटल्स अपने आप में ही बता रहे हैं कि इसमें न्याय की बात की गई है, इसमें सुरक्षा की बात की गई है। अब हम सोचे कि हमने अभी 76 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, हमारे देश को आजाद हुए 76 ईयर्स हो चुके हैं और अब तक हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ ही फॉलो कर रहे हैं। जो ये चेंज अभी किया जा रहा है, इसको आजादी के जस्ट बाद ही कर देना चाहिए था। कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता। तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह
नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। हाँ जी, तो जैसा कि हमने सुना, नए लॉज जो लाए जाएंगे वो इंडियन स्पिरिट के साथ लाए जाएंगे और इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक हिस्टोरिक चेंज इसको माना जाएगा। और जहां बात चल रही है राजद्रोह की, तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज हैं। आईपीसी को ड्राफ्ट किया था फर्स्ट लॉ कमीशन ने, जिसके चेयरमैन थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। तो उन्होंने सेडिशन को, राजद्रोह को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी एज कम्पेयर टू मर्डर्स और रेप जैसे क्राइम्स। यहाँ तक कि अगर पनिशमेंट को भी हम कंपेयर करें तो मर्डर और रेप के लिए जो पनिशमेंट है वो 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की है और सेडिशन के लिए 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजद्रोह भी उतना ही संगीन अपराध है जितना कि मर्डर और रेप है। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कहता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है, ऐसा आईपीसी कह रहा है। और नए लॉज में सेडिशन को कम्प्लीटली रिपील कर दिया गया है। मतलब राजद्रोह को कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आप जैसा चाहें, जो चाहें अपने विचार उस तरीके से रख सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें 170 धाराएं होगी, पहले 167 थी। 23 धाराओं में बदलाव किया है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं, ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया, यहीं से शुरुआत हुई। परंतु इसके अलावा आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा, तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिसे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाएं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गैजेट का जिक्र है, ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए, लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्तावों का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर मेजेस्टी और बाय द प्रिवी काउंसिल, ऐसे हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं। कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेंट इन द लंदन गैजेट, इसके आधार पर एक कानून को बनाया गया है। पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इसका भी जिक्र आज भी है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, इसका भी जिक्र 33 से ज्यादा जगहों पे है। हर मैजेस्टी डोमिनियंस का इस अधिनियम के अंदर ढेर सारे जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए। तो इन तरीकों से लॉज में रिप्लेसमेंट किए जाएंगे और जैसा कि वीडियो में कह रहे हैं, गुलामी की निशानियों से भरा हुआ है हमारा लॉ, जिसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे हर मैजेस्टी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिश इंडिया जैसे कई वर्ड्स को तो 1955 में एक्ट नंबर 26 से डिलीट भी कर दिया था और कुछ वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट भी कर दिया था। बट एट प्रेजेंट भी हमारे लॉ में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं जो कि ये दिखाते हैं कि हमारा लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया था। तो इन रिप्लेसमेंट में उन सारे वर्ड्स को पूरी तरीके से डिलीट करके नया लॉ नए तरीके से भारतीय सिद्धांतों के साथ लाए जाने की बात करी जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ये आईपीसी वर्सेस भारतीय न्याय संहिता का भी एक कंपैरेटिव वीडियो हम बना दें जिसमें एक एक लॉ को प्रॉपरली कंपेयर करके बताया जाए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ऐसा वीडियो भी हम बना देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस कानून से
हमने नए युग को जोड़ने का भी प्रयास किया है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है। कानून में कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं। लोगों की श्रद्धा उठ गई, कोर्ट में जाने से डर है। मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूं, विधि मंत्री भी रहा हूं। कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों? कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में करते। हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक को इसके अंदर समाहित करने का निर्णय किया है। माननीय अध्यक्ष जी, दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। अदालत की सभी कार्यवाही को टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए हम करते हैं। अभी आरोपी की पेशी ही सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती है। अब संपूर्ण ट्रायल क्रॉस सहित की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण भी होगा। जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों का रिकॉर्डिंग जो करना है वो भी होगा। और उच्च न्यायालय के मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाही भी डिजिटली संभव होगी। अब तक वीडियो में हम बात कर रहे थे आईपीसी और सीआरपीसी की, लेकिन जो इस वीडियो क्लिप में बात की गई है वो एविडेंस एक्ट से कुछ रिलेट करती है, क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी कि टेक्नोलॉजिकल एरा में मिलनी चाहिए। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं या फिर चैट्स हैं, उनको एज अ सेकेंडरी एविडेंस ही माना जाएगा। मतलब अगर किसी के पास कोई और गवाह नहीं है, केवल एक वीडियो रिकॉर्डिंग है या कॉल रिकॉर्डिंग है, तो उनका केस आगे नहीं बढ़ता। उनसे कहा जाता है कि आपको गवाह लाना पड़ेगा। इसलिए जो केस में 90% गवाही होती है या विटनेसेस होते हैं वो फेक ही होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एविडेंस एक्ट जो है वो सेकेंडरी एविडेंस की तरह ट्रीट करता है। अब देखा जाए तो टेक्नोलॉजीज तो हर थोड़े थोड़े समय में बदलती है और चेंजिंग टेक्नोलॉजीज के साथ क्राइम भी बदलता है। सो मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो जो नए लॉज हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और दूसरी बात जो इस वीडियो में हमने सुनी कि जो कोर्ट का काम है वो पेपर वर्क होता है, मैन्युअली पूरा काम होता है, जिससे प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ कोर्ट के सारे काम को भी डिजिटलाइज किया जाएगा, जिससे होगा ये कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और जो लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उनके भी कुछ हद तक सॉल्यूशन निकल जाएगा। और जब्ती के वक्त मान्यवर हमने कई सारे ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे निर्दोष नागरिक को फंसाया नहीं जा सके। सर्च और जब्ती के वक्त ढेर सारी ऐसी फरियादें मेरे यहाँ रख दिया गया, मेरे यहाँ था नहीं, पुलिस लेकर आई, रख दिया। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी जो केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा वो वैध नहीं होगा। हमने हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आजादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं मान्यवर। इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ये इसलिए किया गया कि कानून हम लेकर आने वाले थे मान्यवर। ये कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेशियो को
90% से ऊपर लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं और मान्यवर इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। माननीय तो फॉरेंसिक एविडेंस की बात चल रही थी वीडियो में। फॉरेंसिक एविडेंसेस का मतलब ये होता है कि जब किसी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से कोई एविडेंस निकाला जाता है तो उसको फॉरेंसिक एविडेंसेस कहते हैं। स्पेशली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस जो होती है उसमें फॉरेंसिक एविडेंसेस यूज किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया या डीएनए टेस्ट हो गया या ये पता लगाना है हैंडराइटिंग किसकी है या फिंगरप्रिंट्स किसके हैं, तो इन सब एविडेंसेस को फॉरेंसिक एविडेंसेस कहा जाता है। लेकिन जो अभी हमारी एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें फॉरेंसिक एविडेंसेस को कोर्ट की डिस्क्रिशन पे रखा गया है। मतलब अगर कोर्ट को लगता है किसी क्राइम में फॉरेंसिक एविडेंस निकलवाने की जरूरत है तभी केवल उसको निकलवाया जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं यूज किया जाता। सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये फॉरेंसिक एविडेंसेस डिफाइन है। लेकिन अब जो नया लॉ आ रहा है, जो साक्ष्य अधिनियम है, उसमें फॉरेंसिक एविडेंसेस को कंपलसरी कर दिया है कुछ सेक्शंस के लिए। मतलब वो सारे क्राइम्स जिनमें 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है उनमें फॉरेंसिक एविडेंसेस को लगाना कंपलसरी कर दिया गया है, विच इज अ वेरी गुड मूव, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस एक साइंटिफिक एविडेंस होता है और फॉरेंसिक रिपोर्ट से एक ही बार में पता चल जाता है कि क्राइम किसने किया है। नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 0 एफआईआर को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान दें। गुना कहीं पर भी हुआ, किसी भी थाने का हो, आप हिमालय की चोटी से भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं और कन्याकुमारी के सागर के किनारे। गुना रजिस्टर होने के बाद 15 दिन में कंसर्न थाने को भेजना होगा। ई एफआईआर का प्रावधान हम पहली बार जोड़ रहे हैं। हर जिले में और हर थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जिसके परिवारजनों में गिरफ्तारी हुई है। इसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके परिजन हमारी कस्टडी में है और इसके लिए अब हम रिस्पॉन्सिबल। कई बार पकड़कर पुलिस 4-4 दिन तक कोई जवाब नहीं देती है मान्यवर, और वहां पर उनको कोर्ट में जाना है और इसकी जगह अब वो ऑनलाइन भी सूचना देनी पड़ेगी और व्यक्तिगत सूचना भी देनी। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ये भी इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। तो जैसा कि हमने वीडियो में सुना, 0 एफआईआर को आजादी के बाद पहली बार लॉ में जगह दी जा रही है। 0 एफआईआर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उसके जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में ही एफआईआर लिखवाई जाती है। लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता कि इस जुरिस्डिक्शन में कौन सा पुलिस स्टेशन आता है, तो जब वो किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि ये केस हमारे एरिया का नहीं है, इसकी एफआईआर हम नहीं लिख सकते। और 0 एफआईआर में ये होता है कि आप इंडिया के किसी भी कोने के पुलिस स्टेशन में जाके अपनी रिपोर्ट लिखवाएं तो वहां पर उसको लिख दिया जाएगा और उसको एज ए 0 एफआईआर कंसीडर किया जाएगा। मतलब उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं चल सकती, लेकिन उसको कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो नए लॉ में इस 0 एफआईआर को भी जगह दी गई है। मतलब आप किसी भी कोने से अपने एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं तो उसको विदिन 15 डेज कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात जो एफआईआर की करी जा रही है, मतलब अब आपको पुलिस स्टेशन भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कहीं पर भी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये जो टाइटल है नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको भी ये जस्टिफाई करता है, जिससे प्रोसेस इतना सिंपल किया जा रहा है कि नागरिकों को कोई परेशानी ना हो।
और इसके अंदर पहली बार हम कम्युनिटी सर्विस को सजा के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मान्यवर। ये प्रैक्टिस में कई जगह पे है, परंतु इसका इंट्रोडक्शन एक्ट से, कानून से अब होगा। मान्यवर, सालों तक केस चलते नहीं है, इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रावधान करे हैं। छोटे मोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया है। समरी ट्रायल को 20,000 तक की गुनाहों में ले लिया गया है और 3 साल तक की जिसमें सजा है वो सारे समरी ट्रायल से हो जाएंगे। इस एक ही प्रावधान से 40% केसों कई सेशन कोर्ट से बाहर होकर नीचे ही समरी ट्रायल से समाप्त होंगे। मान्यवर, आरोप पत्र दायर करने के लिए पुलिस अधिकारी आगे की जांच चालू है, आगे की जांच चालू है, आगे की जांच 6-6 साल अब नहीं कर पाएंगे। हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्थिति देखकर परमिशन दे सकती है। 180 दिन में आपको जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोर्ट से बाध्य हो जाएगा। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। बहस पूरी होने के बाद 30 ही दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। 3-3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रहता। कई सारे जज ऐसे थे सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में ट्रांसफर हो जाती थी या रिटायर्ड कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती। अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा। इसको भी हमने, और फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिससे इस पर अपील की कार्यवाही मान्यवर हो जाए। तो समरी ट्रायल की लिमिट को भी नए लॉज में बढ़ा दिया जाएगा। समरी ट्रायल का मतलब ये होता है कि वो केसेस जिनको एक बार में सुन के उनका डिसीजन दिया जा सकता है, उनको समरी ट्रायल्स के थ्रू सॉल्व किया जाता है। मतलब एक रेगुलर ट्रायल का शॉर्टकट मेथड है समरी ट्रायल। तो इसका पर्पस ये होता है कि जो कोर्ट के पास इतने इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस, छोटे मोटे केसेस समरी ट्रायल्स के थ्रू ही सॉल्व हो जाते हैं, स्पीडी ट्रायल हो जाता है। तो इससे कोर्ट का बर्डन थोड़ा कम होता है। और भी लिमिटेशंस लगाने की बात की गई है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में ही आपको डिसीजन देना पड़ेगा। तो इससे जो इतने लंबे लंबे केसेस खिंच जाते हैं, 17 साल 18 साल या उससे भी ज्यादा, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात हो जाती है। और जैसा कि वीडियो में कह रहे हैं, जजेस का ट्रांसफर हो जाता है तो केस वहीं पेंडिंग रह जाता है, क्योंकि जो नए जज आते हैं वो स्टार्टिंग से ट्रायल शुरू करते हैं, जो कि एक बहुत ही लेंथी सा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए नए लॉज में एक टाइम लिमिट डिसाइड कर दी जाएगी। 30 डेज में आपको डिसीजन देना ही देना है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी 90 डेज का टाइम लिमिट रखी जाएगी कि 90 डेज में आपको इन्वेस्टिगेशन करके ट्रायल के लिए भेजना है। और वारंट इशू करने के लिए भी कोर्ट के लिए 7 डेज की लिमिट सेट कर दी जाएगी। तो ये सब चीजें भी नागरिक सुरक्षा और न्याय संहिता जैसे टाइटल्स को ही जस्टिफाई करती है, क्योंकि अगर हमारा प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय और सुरक्षा दे पाएंगे। संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं, जो अंतरराज्य गैंग और संगठित अपराध है। इसके विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो, चाहे महिलाओं की चेन का हो, कोई प्रावधान नहीं था।
बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नैचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब स्नैचिंग का भी प्रावधान ले मान्यवर। एक 324 इसमें गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी। मानो कोई अपाहिज हो, ब्रेन डेड हो, बिल्कुल नहीं थी, पूरा पैर कट गया, हाथ कट गया, तो भी 7 साल की सजा थी। और किसी को थोड़ा लगा, रिपेयर होकर 1 सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ गया, तो भी 7 साल। हमने दोनों को अलग कर दिया। हमेशा के लिए अपंगता अगर आती है या ब्रेन डेड होता है तो इसकी सजा को 10 साल या तो आजीवन कारावास में रोका। बच्चों द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को बढ़ाया गया है, 7 से 10 साल किया गया है। पहले जुर्माना काफी कम था, अनेक प्रोविजन में जुर्माने को बढ़ाने का भी काम किया है। मान्यवर, आइडेंटिटी छुपा करके जो विक्टिम के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं उसको भी न्याय संहिता में एज ए क्राइम ऐड किया गया है। थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हनी ट्रैपिंग पे, एक बार उसको जाके देख लेना, उसमें ये सारा पार्ट मैंने कवर किया है। और दूसरी बात जो स्नैचिंग है, जैसे किसी ने चेन खींच ली, अंगूठी खींच ली या मोबाइल फोन खींच लिया, अब तक हमारे लॉ में उसके लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। तो न्याय संहिता में इसको भी एज ए क्राइम ऐड किया जा रहा है। तीसरी बात जो ग्रीवियस हर्ट है, मतलब ऐसा हर्ट जो किसी को परमानेंटली डिसेबल कर दे या हैंडीकैप कर दे, जैसे एसिड अटैक है, पूरी तरीके से चेहरा बिगड़ जाता है, या किसी का पैर काट दिया जाए, किसी की आंख फोड़ दी जाए, या इस तरीके की चीज़ों को ग्रीवियस हर्ट कहा जाता है। तो इसके लिए पहले पनिशमेंट 7 साल थी, अब उसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। मतलब ओवरऑल जो लॉज हैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, पनिशमेंट बढ़ा दी गई है, फाइन बढ़ा दिया गया है ताकि इन क्राइम्स को रोका जा सके। सो लेट्स जस्ट होप कि इससे क्राइम रेट थोड़ा सा कम होगा। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमने किया है, अनुपस्थिति में ट्रायल। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाई। दुनिया में वो कहीं पर भी छिपे, सजा सुनाई जाए। मान्यवर, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों के शरण में, भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। इट्स अ वेरी बिग चेंज इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो कि अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो उसका केस वहीं रोक दिया जाता है और वो सालों साल केस ऐसे ही पेंडिंग रहता है। तो जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट में अपीयर नहीं भी होता है तो उसकी प्रेजेंस के बिना ही ट्रायल भी चलाया जाएगा और उसको पनिश भी किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा चेंज है। इससे क्रिमिनल्स के बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। मान्यवर, इस प्रकार के, मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर। और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय मान्यवर। तो अगर ये तीनों बिल्स पास हो जाते हैं, मैक्सिमम 3 साल में जस्टिस दे दिया जाएगा, केसेस का डिसीजन आ जाएंगे, 17, 18 साल, 20 साल केसेस नहीं चलेंगे और हमारा जस्टिस सिस्टम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और सेडिशन लॉज को, राजद्रोह को कंप्लीटली रिपील करके टेररिज्म का सेक्शन ऐड किया जाएगा। अब तक हमारे लॉ में टेररिज्म कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, तो न्याय संहिता में टेररिज्म का सेक्शन भी ऐड किया जाएगा, उसके लिए भी पनिशमेंट डिसाइड किया जाएगा। तो ये हमारी तरफ से एक लीगल एनालिसिस था। इस तरीके से लॉ में रिप्लेसमेंट्स आएंगे, चेंजेस आएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट मैं ऐसा मिस कर गई हूँ या मेरा ध्यान नहीं गया है तो अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। TheLawyers.com